वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट के पेपर सेकंड का जो हमारा सोशल स्टडीज का सिलेबस है, इसमें हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक साम्राज्य का निर्माण, क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर। इसके अगर आप पिछले टॉपिक्स को नहीं देखा है आपने, या फिर ज्योग्राफी या फिर आपके पॉलिटी के टॉपिक्स को देखना हो, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ओके, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये साम्राज्य का निर्माण किस तरह से हुआ। तो जब हमारा मध्यकाल था, तो उस समय कोई भी शासक के लिए जो है भारतीय उपमहाद्वीप एक आपका बड़ा क्षेत्र होता है, तो इस पर शासन करना जो है एक कठिन काम था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग जो है अलग अलग संस्कृतियों को मानते थे, अलग अलग यहाँ पर विविधताएं थी हर चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए जो है भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े भाग पर शासन कर पाना उनके लिए कठिन था। लेकिन अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत, यानी कि मुगलों ने क्या किया, एक साम्राज्य की स्थापना की। तो मुगलों के पहले कौन थे? तो आपके सल्तनत काल के लोग थे, ठीक है ना। तो वो लोग पूरी तरह से पूरे भारत पे साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए थे, लेकिन मुगलों ने क्या किया, मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की। तो देखते हैं, तो ये आपका जो साम्राज्य का निर्माण है ये मुगलों से संबंधित ही, इसमें आपको तथ्यों को पढ़ना है। ओके, तो मुगल कौन थे? सबसे पहले तो ये बात आती है। तो मुगल जो है दो महान शासक वंशों के वंशज थे। कौन कौन से वंशज थे ये आपसे पूछा जाता है। तो माता की ओर से, यानी कि माता जो इनकी थी, ये चीन और मध्य एशिया के जो मंगोल शासक थे। चंगेज खान का नाम आपने सुना होगा। तो चंगेज खान एक मंगोल शासक था, ठीक है। इसकी उत्तराधिकारी थी इसकी माता, ठीक है। और पिता की ओर से ये कौन थे? पिता की ओर से जो है ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के जो शासक था तैमूर, ठीक है। तैमूर की मृत्यु हुई थी 1404 ईस्वी में, इसके वंशज थे। यानी कि माता इनकी मंगोल थी, ठीक है, और पिता इनके जो है तुर्क शासक थे, तैमूर के वंशज थे, और माता जो है चंगेज़ खान की वंशज थी। तो मंगोल और तुर्क में जो है शादी हुई थी, तो ये आपके कौन बने थे? आपके मुगल बने थे, ठीक है। तो ये आपके वंशज को याद रखना है, किन किन वंशजों से मुगल साम्राज्य की उत्पत्ति हुई है, ठीक। माता की ओर से कौन था, पिता की ओर से कौन था, ये भी दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जो ये मुगल थे, ये अपने आप को मुगल या फिर मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। जो आपका चंगेज खान था मंगोल शासक, अभी आपने देखा माता की ओर से वो चंगेज खान की जो है वंशज थी। तो जो चंगेज खान था वो बहुत ज़्यादा नरसंहार उसने किया था, बहुत लोगों को क्या किया था, जान से मारा था उसने अपना शासन बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये जो आपके मुगल जो थे, ये अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। दूसरी तरफ मुगल जो है तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ठीक है। तो ये अपने तैमूर, पिता भी इनके पिता की ओर से था, तो पिता जिस साइड से रहेगा अधिकतर लोग है उधर उधर तरफ ही झुकाव होता है। तो ये अपने आप को तैमूर का वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि इन उनके इस महान पूर्वज ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो आपको पता है कि तैमूर जो है 1398 में दिल्ली में जो है आप खूब सारी लूट मार करी थी इसने, ठीक है। तो दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए ये लोग जो है उसको तैमूर का वंशज होने पर अपने आप को गर्व महसूस करते थे। अब देखते हैं मुगल सैन्य अभियान के बारे में दिया है, किस तरह से मुगल साम्राज्य आपका स्थापित हो गया था। सबसे पहला जो मुगल शासक था जिसका नाम क्या था, बाबर, ठीक है। तो याद रखना कि प्रथम मुगल शासक जो था उसका नाम क्या था, बाबर। 1526 से 1530 तक जो है ये भारत पर शासन में रहा, ठीक है। 1494 में फरगना राज्य का ये उत्तराधिकार प्राप्त किया, तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो बाबर था, ठीक है, प्रथम मुगल शासक जो बाबर था, सबसे पहले इसको फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था 1494 ईस्वी में, और उस समय इसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी, ठीक है। मंगोलों की एक और शाखा थी जो आपका उज़्बेक कहे जाते थे, ठीक है। और इसके आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी, ठीक है। यहाँ से जो है इसको भागना पड़ा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण। अनेक वर्ष तक भटकने के बाद 1504 में उसने काबुल पर फिर से कब्जा कर लिया। किसने? बाबर ने जो है 1504 में काबुल पर फिर से कब्जा किया। और 1526 में बाबर ने दिल्ली के जो सुल्तान थे, देखिए उस समय सल्तनत वंश था, और आपने याद किया होगा तो सबसे लास्ट में आपका लोदी वंश आता था, ठीक है। आपने याद किया था ना, SKTSL, ठीक है, यानी कि स्लेव डायनेस्टी, यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और सबसे लास्ट में आपका लोदी वंश आता है। तो लोदी वंश का ही शासक था आपका इब्राहिम लोदी। इसको पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया किसने? बाबर ने, 1526 ईस्वी में।
और दिल्ली और आगरा को अपने कब्ज़े में ले लिया। तो जब भी आपसे पूछा जाता है ये दोनों चीज़ आपकी दी जाती है, दिल्ली और आगरा को अपने कब्ज़े में लिया। तो जो आपके लोधी वंश का शासन था दिल्ली और आगरा वाले क्षेत्र पर था, ठीक है। तो इस दोनों क्षेत्रों को जो है इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने अपने कब्ज़े में ले लिया। और कब हराया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है कि मुग़ल फैज़ जो है जब अभियान पर निकलती थी तो हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक सब लोग जो है इसके युद्ध अभियान में शामिल होते थे। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई थी, ठीक है। 14वीं शताब्दी में आई आपके बारूद की तकनीक। आग्नेय अस्त्रों से के लिए इसका सबसे प्रयोग गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ। सबसे पहले जो है जो प्रयोग हुआ गुजरात में, मालवा में और दक्कन यानी कि दक्षिण भारत के प्रदेशों में हुआ। आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा तोप और गोलाबारी का प्रयोग किया गया था। 16वीं शताब्दी में सबसे पहले जो है बाबर ने ही क्या किया था? तोप और गोलाबारी का प्रयोग किया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जिसमें जो है मुग़ल लोग जो है तोप का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखना 1526 ईस्वी में बाबर ने भी जो है इसका यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा है 16वीं शताब्दी के युगों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इसका प्रयोग पानीपत की प्रथम लड़ाई में प्रभावी ढंग से किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि तोप और गोलाबारी का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने जो है अपने पानीपत की प्रथम युद्ध में किया। अब देखते हैं मुग़ल सम्राट के प्रमुख अभियान और क्या क्या प्रमुख घटनाएँ रही जो आपके मुग़ल सम्राट हुए थे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाबर के बारे में। तो बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में आपने देखा अभी इब्राहिम लोदी और अफ़गान समर्थकों को हराया, ठीक है। 1527 में क्या किया था? तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने राणा सांगा और राजपूत राजाओं तथा उनके समर्थकों को हराया। तो याद रखना है ये तीनों ये जो आपके युद्ध हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछे जाते हैं। 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी हारा। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया किसने? बाबर ने। फिर उसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था जिसमें राजपूतों को हराया और इसमें जो राजा था वो था मेदिनी राय, ठीक है ना। और इसके बाद जो है आपका एक लास्ट में युद्ध हुआ था घाघरा का युद्ध, उसको आपके इसमें एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो हो सकता है ये आपसे पूछा भी ना जाए, ठीक है। उसके बाद जो है अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण इसने स्थापित कर लिया। 1530 में जो है बाबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ओके। तो ये जो है 3-4 युद्ध जो दिए हैं ये आपको ध्यान रखने हैं बाबर से संबंधित। आगे देखते हैं अगला हमारा हुमायूं है। हुमायूं का जो है 2 टाइमलाइन दिया है। एक तो आपका 1530 से 1540 तक का दिया है। 1530 में बाबर की मृत्यु हुई, उसके बाद ये आपका राजा बन गया था हुमायूं, इसका पुत्र था, ठीक है। और दूसरी टाइमलाइन दी गई है 1555 से 1556। तो इन दोनों टाइमलाइन के बारे में अभी हम देख लेंगे यहाँ पे। सबसे पहला देखिए, हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। देखिए यहाँ पे जो आपका मुग़ल थे ये ऐसा नहीं करते थे कि जो बड़ा बेटा होगा वही जो है क्या बनेगा? राजा बनेगा। ये क्या करते थे कि जितनी इनकी जो है जायदाद होती थी, जितने आपके राज्य के हिस्से होते थे, उन सबका सभी पुत्रों में बराबर का बंटवारा कर देते थे, ठीक। तो हुमायूं ने भी इसी तरह से अपने किया, अपने चारों भाइयों में बंटवारा कर दिया। प्रत्येक भाई को इसने एक प्रांत दिया, लेकिन इसका भाई एक था मिर्ज़ा कामरान। इसकी महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफ़गान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। तो अफ़गानों से ये कमज़ोर पड़ गया। कौन? हुमायूं। किसकी वजह से? मिर्ज़ा कामरान की वजह से, ठीक है। शेर खान का नाम जो है आपने सुना होगा, शेर शाह सूरी आपने सुना होगा, ठीक है। तो शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। शेर खान भी क्या था? एक अफ़गान योद्धा था, ठीक है, अफ़गानी था ये। तो इसने हुमायूं को 2 बार हराया। एक तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, वहाँ पे हराया। फिर 1540 ईस्वी में कन्नौज का, ठीक है, बिलग्राम का युद्ध हुआ था कन्नौज में, ठीक है, वहाँ पे हराया। तो 2 बार जो है हुमायूं को हराया किसने? शेर खान ने। इन पराजयों के बाद जो है क्या हुआ? ईरान की ओर भागने को बाध्य हो गया। कौन? हुमायूं, ठीक है ना। शेर खान से 1539 में 1540 में हारने के बाद वह ईरान की ओर भाग गया। कौन? हुमायूं, ठीक। तो ये यहाँ से भाग गया था। ईरान में हुमायूं की सफाविद शाह से मदद ली। अब देखिए बाद में क्या हुआ कि 1545 में ही जो है शेर खान की मृत्यु हो गई थी। अभी इसके बारे में भी थोड़ा सा नीचे पढ़ेंगे। 1545 में जब जो है शेर खान की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद जो 10 साल बाद जो है ये सफाविद जो है आपके शाह की मदद ली थी किसने? हुमायूं ने, ईरान में। और 1555 में दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। परंतु इसके अगले वर्ष जो है उसकी इमारत दुर्घटना में मौत हो गई। क्या हुआ था कि ये सीढ़ियों पर से, एक आपका पुस्तकालय बनाया था, पुस्तकालय की सीढ़ी पर से ये गिर गया हुमायूं और इसकी मौत हो गई
1556 ईस्वी में, एक ही साल बाद, यानी कि जब फिर से दोबारा कब्जा किया 1555 में, उसके बाद 1556 में इसकी मृत्यु हो गई थी, किसकी? हुमायूं की। तो देखा, इसने एक बार ये भाग गया था, फिर दोबारा आकर के इसने दिल्ली पर कब्जा किया था। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अकबर के बारे में। 1556 से जो है 1556 में जब आपके हुमायूं की मृत्यु होती है, उसके बाद से जो है 1605 तक इसने शासन किया, काफ़ी लंबा शासनकाल रहा। तो 13 वर्ष की आयु का था जब ये इसके पिता की मृत्यु हुई हुमायूं की 1556 में। तो ये 13 वर्ष की आयु में ही अकबर क्या बन गया? सम्राट बन गया था। अभी आपने देखा था बाबर कितने वर्ष में, तो बाबर 12 वर्ष में ही जो है आपका उत्तराधिकारी घोषित हो गया था। ठीक है, फरगना राज्य में जो है उत्तराधिकार उसे प्राप्त हो गया था 12 वर्ष में ही। तो सबसे कम उम्र का अगर आपसे पूछा जाएगा कौन है मुगल सम्राट जिसको जो है सबसे कम उम्र में उत्तराधिकार प्राप्त हुआ, तो वो आपका बाबर था, 12 वर्ष में ही। ठीक है, अकबर को 13 वर्ष में प्राप्त हुआ था। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जाता है। किसके शासनकाल को? अकबर के शासनकाल को। सबसे पहला आपका 1556 और 1570 के मध्य में अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। अब देखिए 1556 में ये केवल 13 वर्ष का था, इसीलिए इसका जो है ये जो अब राजा बना था तो किसके संरक्षण में बना था? तो बैरम खां के संरक्षण में बना था। ठीक है ना, तो बैरम खां जो है किसका संरक्षक था? ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी आपसे पूछा जाता है। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। ठीक, तो इन लोगों के संरक्षण में ही था। तो 1570 तक इन सबके संरक्षण से मुक्त हो गया, क्योंकि 1570 आते आते ये जो है उम्र इसकी बढ़ गई थी, काफ़ी बड़ा हो गया था ये। उसने सूरी और अन्य अफगानों, तो सूरी यानी कि जो आपके शेरशाह सूरी वाला वंश था, और जो अन्य अफगान थे, निकटवर्ती राज्य मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेली भाई मिर्ज़ा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। अब ये बताइए कि उज़्बेक कौन थे? अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि उज़्बेक कौन थे? ये मंगोलों की दूसरी शाखा थी, तो मंगोलों की ही एक शाखा थी उज़्बेक। ठीक है ना, तो इसका सौतेला भाई कौन था अकबर का? तो इसका नाम था मिर्ज़ा हाकिम। तो इन सब के लिए भी जो है क्या किया अकबर ने? सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। तो आपसे ये भी पूछा गया है कि सिसोदियों की राजधानी कौन सी थी? तो चित्तौड़ थी, सिसोदिया वंश समझ लो। ठीक है ना, जिस तरह से आपके सिसोदिया एक वंश होते हैं उसी तरह से सिसोदिया वंश था, जिसकी राजधानी क्या थी? चित्तौड़ थी। तो 1568 में यहाँ पे कब्जा किया और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था। किसने? अकबर ने। अब देखिए दूसरी टाइमलाइन जो इसकी 1570 से 1585 के मध्य में क्या क्या चीज़ें की। तो गुजरात के विरुद्ध एक सैन्य अभियान किया इसने। ठीक है, 1570 और 1585 के मध्य में। इस अभियान के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भी अभियान चलाए। ठीक है, तो यहाँ पे 1570 से 85 के बीच में इसने गुजरात, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर भी अभियान चलाया और वहाँ पर भी विजय प्राप्त की। फिर उसके बाद 1585 से 1605 के मध्य में अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर इसने कांधार पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो कांधार पर भी कब्जा किया और कश्मीर को भी जोड़ लिया। ठीक है, कांधार पे कब्जा किया, ठीक, सफाविदों को हराकर, और कश्मीर पर भी कब्जा किया। इसके अलावा मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अपने राज्य में मिला लिया। तो जो आपका इसका मिर्ज़ा हाकिम जो इसका सौतेला भाई था, ये जो है जिसकी राजधानी क्या थी? काबुल। याद रखना, ये जिस जगह पे शासन करता था उसकी राजधानी थी काबुल। तो मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के बाद जो है अकबर ने काबुल को भी अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, दक्कन का मतलब है आपके दक्षिण की बात हो रही है। तो दक्षिण में अभियानों की शुरुआत हुई। बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी अपने राज्य में मिला लिया। आपसे ये भी पूछा जाता है कि दक्कन में जो है 5 जो आपके साम्राज्य थे कौन कौन से थे? तो एक तो आपका बरार था, एक खानदेश था, एक आपका अहमदनगर। इसके अलावा जो है एक आपका कौन था? बीजापुर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, बीजापुर एक था, और एक क्या आपका क्या था? एक आपका था गोलकुंडा। ठीक है, तो ये आप पांचों याद रखना, गोलकुंडा। ठीक है, 5 कौन कौन से हो गए? बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, एक आपका बरार हो गया, एक खानदेश और एक अहमदनगर। ठीक है, तो ये 5 आपको याद रखने चाहिए। ये दक्कन के जो है 5 राज्य थे। ठीक है, जिनमें से 3 पर जो है इस 3 को इसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई। सलीम कौन था? तो सलीम जो है अकबर का पुत्र था, जिसका जो आगे चल कर के जो सम्राट बना उसका नाम जहांगीर वो कहलाया। ठीक है ना, सलीम। तो इसका नाम पहले सलीम था, फिर जो ये सम्राट जब बनता है तो इसने अपना नाम जहांगीर रखा। ओके, तो इसने जो है आपके अकबर के बेटे सलीम ने जो है विद्रोह किए थे, इसकी वजह से भी इसकी सत्ता थोड़ी बहुत लड़खड़ाई थी।
अब देखिए जब 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई, आपको भी बताया गया 1556 से 1605 तक उसका शासन था। तो 1605 में जहांगीर शासन गद्दी पर बैठा और 1627 ईस्वी तक इसने शासन किया। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली। ठीक है, तो अमर सिंह जो है ये भी जो है मुगलों की सेवा इन्होंने भी स्वीकार कर लिया। और ये कौन थे? मेवाड़ के सिसोदिया शासक थे, सिसोदिया शासक अमर सिंह। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, तो ये देखिए अभी आपने देखा था सलीम इसका नाम था। ठीक है, अकबर का पुत्र सलीम था जो कि बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, जहांगीर के नाम से शासक बनता है। उसी तरह से आपका इसका पुत्र जहांगीर का पुत्र था खुर्रम, जो कि बाद में जो आपने शाहजहां आप नाम पढ़ते हो, इसका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। तो इसी तरह से आपके बचपन का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। और सम्राट शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? ये था खुर्रम। तो देखिए जहांगीर ने भी अपने पिताजी के शासनकाल में विद्रोह किया था। तो जहांगीर का जो पुत्र था खुर्रम, उसने भी जो है जहांगीर के शासनकाल में क्या किया? विद्रोह किया था, यानी कि शाहजहां ने भी विद्रोह किया था। ठीक है, मेहरुन्निसा, तो मेहरुन्निसा ये भी नाम इंपॉर्टेंट है। इसने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूर जहां का खिताब मिला। तो जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था? मेहरुन्निसा, जिसे जो है बाद में किस नाम से जाना गया? तो नूर जहां के नाम से जाना गया। तो ये मेहरुन्निसा और आपकी नूर जहां दोनों सेम हैं। ठीक है, ये याद रखना, मेहरुन्निसा को ही नूर जहां का खिताब दिया गया। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। और नूर जहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। ये भी आपको याद रखना है, चांदी के सिक्के भी जारी किए थे नूर जहां के सम्मान में, जिसमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे। किसके? जहांगीर के स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे। और दूसरी ओर ये वाक्य लिखा था, रानी बेगम नूर जहां के नाम से गढ़ा हुआ। ठीक है, तो एक साइड में नूर जहां का नाम था और एक साइड में जहांगीर के जो खिताब थे उसकी जो है बात लिखी थी उन सिक्कों पर। ये जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। जहांगीर की पत्नी नूर जहां ने शाहजहां को हाशिए पर ढकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे। ठीक है ना, तो शाहजहां जो है ये किसका पुत्र था? ये आपके इसकी दूसरी पत्नी का पुत्र था, जहांगीर की। ठीक है, तो इस वजह से जो है नूर जहां उसको किनारे ढकेलने का प्रयास कर रही थी ताकि ये जो है शासक ना बन पाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगला शासक बनता है आपका शाहजहां। 1627 में जब आपके जहांगीर की मृत्यु होती है उसके बाद जो है शाहजहां शासक बनता है 1627 में, और 1658 तक इसने शासन किया है। तो दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। दक्षिण में देखो अभियान तो स्टार्ट किया था अकबर ने ही, ठीक है ना, तो शाहजहां ने भी वहाँ पे अपने अभियान जारी रखे। अफ़गान अफजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया था और वह पराजित हुआ। तो ये अफ़गान था अफजात खान जहान लोदी, इन्होंने जो है शाहजहां के शासनकाल में विद्रोह किया था, लेकिन ये पराजित रहे। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। तो ओरछा पर भी कब्जा कर लिया था किसने? शाहजहां ने। ठीक है, बुंदेलों के विरुद्ध। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ। उज़्बेक आपके मंगोलों की शाखा थी, अभी आपको बताया गया। ठीक है, जो असफल रहा, परिणाम स्वरूप कांधार साफाविदों के हाथ में चला गया। अभी आपने देखा था कि कांधार पर भी कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, अकबर के समय में कांधार पर भी कब्जा कर लिया गया था, लेकिन जो है जब ये आपके उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान किया किसने? शाहजहां ने, तो वहाँ से फिर से कांधार जो है साफाविदों के हाथ में चला गया। ईरान के साफाविद थे। ठीक है, ये आपने अभी देखा था, ईरान के साफाविद थे। अगला हमारा पॉइंट है 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों को राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। तो देखिए दक्षिण के जो राज्य थे वहाँ पर जो है इनके लगातार क्या चल रहे थे? आपके इनके लगातार जो है आपके अभियान चल रहे थे। ठीक है, 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। उत्तराधिकार यानी कि कौन राजा बनेगा। ठीक है, इसके 4 पुत्र थे, सब में जो है झगड़ा स्टार्ट हो गया। शाहजहां के 4 पुत्र थे और इसमें जो है औरंगज़ेब की विजय हुई। यानी कि ये जो अब युद्ध हो रहा था उत्तराधिकार का युद्ध, इसमें कौन विजयी हुआ? औरंगज़ेब विजयी हुआ। इसके अलावा जो है सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह। इसके अलावा उसके तीनों भाइयों, यानी कि औरंगज़ेब के एक भाई ये था, इसके अलावा 2 और भाई थे। ठीक है, इन सबको मौत के घाट उतार दिया गया। यानी कि 4 पुत्र थे, औरंगज़ेब विजयी हुआ, उसके बाद और जो 3 लोग थे उन सबको मरवा दिया औरंगज़ेब ने। शाहजहां को उसकी शेष ज़िंदगी आगरा के कैद में जो है
आगरा में कैद कर दिया गया, आगरा के जेल में। देखिए औरंगजेब यहाँ पे विजयी हुआ, अपने तीनों भाइयों को मार दिया। उसके बाद जो शाहजहाँ शासक था उसको जो है क्या किया, उसको जो है आगरा में कैद में जो है बंद कर दिया, अपने पिता को ही। ठीक है, तो ये औरंगजेब ने किया था। अब औरंगजेब के बारे में देखते हैं हम लोग थोड़ा सा पॉइंट्स। 1658 में 1658 से 1707। देखिए 1658 में जो है आपके शाहजहाँ की मृत्यु नहीं हुई थी, शाहजहाँ को इसने कैद कर दिया था और खुद शासक बन गया था औरंगजेब। ठीक है, 1663 ईस्वी में उत्तर पूर्व में अहोम जो अभी वर्तमान में असम वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, वहाँ पे जो है अहोम वंश का शासक था, अहोम वंश, ये भी आपको ध्यान रखना है। अहोमों की पराजय हुई 1663 ईस्वी में, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। देखिए औरंगजेब ने 1663 में अहोमों पर विजय तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन फिर से 1680 में उन्होंने विद्रोह किया। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है, तो राठौर राजपूतों की राजधानी क्या थी, मारवाड़। ठीक है, इन्होंने मुगलों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया। और ये आपसे पूछा जाता है कि क्यों विद्रोह किया था, मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ क्यों विद्रोह किया था। तो इसका कारण उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मामले में मुगलों का हस्तक्षेप था। ठीक है, तो मुगल लोग क्या करते थे कि ये बताते थे कि कौन राजा बनेगा, उनकी राजनीति किस तरह से चलेगी, तो ये हस्तक्षेप करते थे राठौर राजपूतों में। तो इसी वजह से जो है राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो ये कारण आपको याद रखना है, कारण आपसे पूछा जाता है। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। स्टार्टिंग में तो जो है शिवाजी के खिलाफ जो भी आपके अभियान चलाए गए औरंगजेब के द्वारा वो सफल रहे, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया एक बार अपने दरबार में बुला करके, और फिर शिवाजी को कैद कर लिया था। तो शिवाजी आगरा स्थित जो आपका मुगल कैद खाना था वहाँ से वो भाग निकले और फिर अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, और मुगलों के विरुद्ध जो है शिवाजी ने भी ढेर सारे अभियान चलाए थे। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट्स है। अगला हमारा है राजकुमार अकबर। तो देखिए अकबर भी जो है, अकबर का मतलब ये पहला जो अकबर था वो वाला नहीं, इसको अकबर द्वितीय कहा जाता है। ठीक है, अकबर सेकंड कहा जाता है इसको। ये आपके औरंगजेब के बाद का जो है राजा बना था। ठीक है, उसने मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला और वह साफाविद ईरान भाग गया। अंततः वह साफाविद ईरान भाग गया। जो आपका अकबर था ये जो है मराठों और जो है दक्षिण के जो सल्तनत के लोग थे उन सब के साथ मिलकर के औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, लेकिन ये सफल नहीं हुआ, फिर लास्ट में इसको ईरान भागना पड़ा राजकुमार अकबर को। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। ठीक है, अब इसमें जो है दक्कन के जो शासक थे उन्होंने भी जो अकबर का जो है क्या किया था, सहयोग किया था। इसी वजह से औरंगजेब ने दक्षिण के राज्यों को जीतने के लिए और सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपके दक्कन के थे वो आपके 5 राज्य थे। ठीक है ना, जिसमें से देखिए बीजापुर और गोलकुंडा के बारे में बताया था। इसके अलावा आपने वहाँ पे क्या पढ़ा था, बरार। ठीक है, बरार के अलावा आपने पढ़ा था खानदेश, और इसके अलावा एक था आपका अहमदनगर। ठीक है, वो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं बनेगी मेरे यहाँ पे। ठीक है, तो अहमदनगर। ठीक है, तो ये आपका बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार और खानदेश, ये आपके दक्कन के 5 राज्य थे। ये आपसे पूछे जाते हैं, तो पांचों राज्य आपको ध्यान रखना है। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो कि छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे। अब ये भी आपसे पूछा जाएगा कि छापामार पद्धति का उपयोग करके युद्ध कौन लड़ता था, तो जो आपके मराठे थे ये छापामार पद्धति का उपयोग करते थे। ठीक है, इनके विरुद्ध इसने अभियान किया, खुद ही अभियान में गया था औरंगजेब। ठीक है ना, मराठों के विरुद्ध। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिख, जाट और सतनामियों और उत्तर पूर्व में अहोम और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो देखिए औरंगजेब के समय में किसने विद्रोह किया था, यह भी आपसे पूछा जाता है। तो औरंगजेब के समय में सिखों ने भी विद्रोह किया, जाटों ने भी विद्रोह किया था। सूरजमल का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, सतनामियों का विद्रोह हुआ था इस समय। इसके अलावा अहोमों का विद्रोह हुआ था। अहोम आपके उत्तर पूर्व में जो आपका असम वाला एरिया है उधर अहोम वंश था। ठीक है, इसके अलावा मराठों के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। सिख, जाट, सतनामी, अहोम और मराठों के, इन सब का विद्रोह कब हुआ था, औरंगजेब के समय में। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, तो उत्तराधिकार यानी कि जब तक औरंगजेब शासन था जो है औरंगजेब का, तब तक कोई उत्तराधिकार कर दो, लेकिन उसके मृत्यु के बाद उसके पुत्र लोग जो है राजा बनने के लिए आगे आ गए। और इसके बाद वाले जो वंशज थे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में आपको नहीं दिया गया है। ठीक है,
उत्तराधिकार की मुगल परंपरा। तो किस तरह से यहाँ पर उत्तराधिकार वाली बात होती थी मुगल में, तो ये देखिए मुगल जो है ये ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे। इसका मतलब है जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था, इसमें ये लोग विश्वास नहीं रखते थे। इनका ये कहना नहीं था कि जो सबसे बड़ा पुत्र है वही राजा बनेगा। इनका कहना था कि उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की परंपरा को अपनाते थे। तो ये आपके सहदायाद परंपरा को अपनाते थे। सहदायाद परंपरा क्या थी? इसमें जो है उत्तराधिकार का विभाजन सभी पुत्रों में कर दिया जाता था। यानी कि हमारा राज्य जो है जितने हिस्सों में बटा है, अगर आपके 4 पुत्र हैं तो इसको 4 जो है पार्ट में बांट करके सबको जो है बराबर बराबर का हिस्सा दे दो। ठीक है, इनका ये कहना था, सहदायाद परंपरा। तो याद रखना, ये ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे। किस नियम में विश्वास रखते थे? सहदायाद के नियम पे। और सहदायाद नियम क्या थी? उत्तराधिकार का विभाजन सभी पुत्रों में किया जाता है। ठीक है, जबकि ज्येष्ठाधिकार का नियम क्या कहता था? ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी माना जाता था। तो ये आप याद रखना, ज्येष्ठाधिकार और सहदायाद क्या है। ओके, मुगल के अन्य शासकों के साथ संबंध। तो जो आपकी देखिए मुगल शासक जो थे ये आपके जीतने के लिए, ठीक है, आपके जो राजा होते थे वो लोग इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। तो ये लोग उनके साथ अच्छा संबंध बनाते थे। ठीक है, उनके यहाँ पे शादी वादी कर लेते थे। उसी तरह से देखिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जो जहांगीर की माँ थी ये कछवाहा की राजकुमारी थी। कछवाहा वंश था ये आपके राजस्थान का। तो वहाँ की राजकुमारी थी वह अंबर। वर्तमान में देखिए अंबर जो है वर्तमान में इसको जो जयपुर वाला क्षेत्र कहा जाता है, पहले इसका नाम अंबर था। ठीक है, तो अंबर के राजपूत शासक की पुत्री थी। कौन? जो जहांगीर की माँ थी। ठीक है, ये कछवाहा राजकुमारी थी। इसके अलावा आपको एक और याद रखना है कि शाहजहां की जो माँ थी ये एक राठौड़ राजकुमारी थी। ठीक है, अभी आपको बताया गया कि राठौड़ कहाँ पे थे, तो ये मारवाड़ वाले क्षेत्र में। तो मारवाड़ जो है राजधानी वाले क्षेत्र में जो है आपके कौन थे? राठौड़। तो शाहजहां की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी जो कि मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी कि जहांगीर की माँ कछुआ राजकुमारी थी और ये अंबर के राजपूत शासक की पुत्री थी, यानी कि अंबर जो वर्तमान में जयपुर है उसकी राजपूत शासक की पुत्री थी। और शाहजहां की माँ राठौड़ राजकुमारी थी जो आपके मारवाड़ यानी कि जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। ठीक है, तो ये सारे संबंध जो है मुगल बनाते थे अपने जीत को, अपना जो है साम्राज्य बढ़ाने के लिए, ये सब करने के लिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इससे आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपका है मनसबदार और जागीरदार। ये क्या होते हैं? मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह होते थे उनको मनसबदार कहा जाता था। ठीक है ना, मुगलों की सेवा में जो आपके नौकरशाह होते थे, जो रखे जाते थे, उनको मनसबदार कहा जाता था। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। अब याद रखना कि मनसब क्या था? तो मनसब जो है एक पद होता था। ठीक है, यानी कि सरकारी पद इनको दिया जाता था। ये राजा के लिए काम करते थे, मुगल सम्राट के लिए काम करते थे। ठीक है, तो ये आपके जिनके पास मनसब होता था वो आपके मनसबदार कहलाते थे। तो मनसबदार क्या है? तो ये आपका एक पद है। ठीक है, यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। इसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। यानी कि आपको पद कितना बड़ा है, आपको कितना वेतन मिलेगा और आप कितनी सेना रख सकते हैं, आप किस तरह से जो है सम्राट की मदद कर सकते हो, ये उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे आपके मनसबदार श्रेणी व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एक मनसबदार जो है आपके अभियान पर जा रहा है अपने सवारों के साथ। इसके आपके घुड़सवार होते थे, ठीक है, पैदल सवार होते थे इसके मनसबदार के साथ में। अब देखते हैं हम लोग पद और वेतन का निर्धारण किस पर होता था? तो जात की संख्या पर। ये आपका जात का मतलब जाति नहीं है कि ये अलग जाति है वो अलग जाति है, ऐसा नहीं है। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्धारित था। जात की संख्या जितनी अधिक होगी, दरबार में अभिजात यानी कि मनसबदार जो है उसको अभिजात कहा जा रहा है, मनसबदार की प्रतिष्ठा भी उतनी ही बढ़ जाती थी। यानी कि जितनी जात है आपकी, जितनी जात की संख्या आपके अंतर्गत होगी उतना ही जो है आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उतना ही वेतन आपका ज़्यादा होगा। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर आपके 5000 जात आपके अंतर्गत हैं तो आपके जो है वेतन भी ज़्यादा होगा और आपकी पद प्रतिष्ठा भी ज़्यादा होगी, अगर सिवाय इसके कि अगर आपके अंतर्गत 1000 जात हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखना कि जात की संख्या पर निर्भर करती थी क्या? आपके पद और वेतन का निर्धारण। किस तरह का आपका मनसबदारी का पद होगा, कैसा वेतन आपको मिलेगा, ये आपके जात की संख्या पर निर्धारित करती थी। जो सैन्य उत्तरदायित्व तो मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार घुड़सवार रखने पड़ते थे।
ठीक है। अब सेना का उत्तरदायित्व तो आपको किस तरीके का काम करना है, जो मनसबदारों को जो भी जो है सैन्य उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा उसी के अनुसार उनको घुड़सवार रखने पड़ते थे कि आपको कितने घुड़सवार रखने हैं। मनसबदार अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। अब देखिए, ये अपने घोड़ों को दगवाते थे, कौन कि घोड़ों पर दगवाने का मतलब है कि एक निशान जो है बनाते थे कि ये वाला हमारा घोड़ा है, इस तरह का जो निशान बना रहेगा, ठीक है। और सैनिकों का पंजीकरण भी करवाते थे जो आपके मनसबदार होते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही, मतलब कि ये घोड़ों को दगवाने और सैनिकों का पंजीकरण करवाने के बाद ही जो है उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था, किसको, मनसबदारों को। अब देखिए, मनसबदारों को ये पैसा किस तरह से मिलता था, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पैसा किस तरह से मिलेगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। अब इनको जो है राजा सीधा सीधा पैसा नहीं दे देता था मनसबदारों को, जबकि जो है एक भूमि दी जाती थी, ठीक है ना। उस भूमि से जो इनको राजस्व, जो वहाँ पे खेती वती हो रही वहाँ से जो टैक्स लेते थे, उनसे जो राजस्व प्राप्त होता था, ठीक है ना, उससे ये लोग अपना वेतन प्राप्त करते थे। कौन, मनसबदार लोग, जिन्हें जागीर कहा जाता था। अब देखिए, ये जो आपका भूमि दी जाती थी इसको क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता था जागीर, ठीक है। जागीर कहा जाता था कि आपको ये जागीर दी गई है, आप वहाँ से क्या करो, राजस्व इकट्ठा करो। और देखिए, अभी आपने पिछले वीडियोज़ में जो आपका सल्तनत काल आपने पढ़ा था, तो वहाँ पे आपने पढ़ा था इक्ता प्रथा के बारे में। इक्ता प्रथा भी क्या थे कि वहाँ पे जो है छोटे छोटे भूमि के टुकड़े दिए जाते थे, ठीक है, इक्तादारों को, और वो वहाँ से क्या करते थे, वहीं पे शासन करते थे वो लोग, और वहीं पर जो है वो टैक्स इकट्ठा करते थे। और जो आपका सम्राट था, अगर उसको ज़रूरत पड़ती थी तो ये जो है सैन्य सहायता भी उसको देते थे। ये आपने सल्तनत काल में पढ़ा था। वहाँ पे कौन सा नाम दिया गया था, इक्ता नाम दिया गया था। यहाँ पे जो भूमि दी जा रही है उसको क्या कहा जा रहा है, जागीर कहा जा रहा है, मनसबदारों को। देखिए, इक्तादार या मुक्ति, देखिए वहाँ पे जो आपके इक्ता थे उसमें जो आपका जो शासन करता था उस क्षेत्र में, जो छोटा सा क्षेत्र था वहाँ पे उसको इक्तादार या फिर मुक्ति कहा जाता था। तो इक्तादार या मुक्ति करा जो मनसबदार होते थे, ये जागीर में निवास या प्रशासन नहीं करते थे, ठीक है। मनसबदारों को जो ज़मीन दी गई है, ठीक है, जो जागीर दी गई है, ठीक है, ये यहाँ पर शासन नहीं करते थे, यहाँ से ये केवल टैक्स वसूला करते थे, ठीक है। और टैक्स भी कौन वसूल करता था, वह जागीर से अपने सेवकों द्वारा राजस्व कर इकट्ठित करवाते थे। ये खुद टैक्स इकट्ठा करने नहीं आते थे, जबकि इनके नौकर लोग जो थे वो टैक्स इकट्ठा करते थे, जबकि वे दूसरे जगहों पर सेवा देते थे, यानी कि किसी और जगह पे उनको जो है नियुक्त कर दिया जाता था, वहाँ पे वो सेवा देते रहते थे। और इनका जो वेतन आता था, ये जो इनको जागीर दी गई है, यहाँ पे इनको नौकर लोग यहाँ से टैक्स इकट्ठा करते थे। लेकिन इसके विपरीत जो आपकी इक्ता आपने पढ़ा था सल्तनत काल में, वहाँ पे जो क्षेत्र होता था वहीं पर जो जिसको ये इक्ता दिया जाता था, वो इक्तादार वहीं पे शासन करता था, यानी कि इसी क्षेत्र पर शासन करेगा और यहीं से खुद ही टैक्स इकट्ठा करता था, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी, तो ये दोनों अंतर था दोनों में, याद रखना, ठीक। अब देखते हैं आगे हम लोग, ज़ब्त और ज़मींदार क्या होते हैं। तो ज़ब्त और ज़मींदार क्या थी, किसान जो थे ये ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। अब देखिए, किसानों को राजस्व तो देना ही था, इस क्षेत्र में जो रह रहा है उसमें जो किसान रह रहे हैं उनको राजस्व देना ही है, टैक्स देना ही है, ठीक है। तो ये टैक्स ये डायरेक्ट जो है नहीं दे देंगे, ये जो वहाँ के मुखिया होते थे उनके माध्यम से या फिर कोई स्थानीय सरदार होता था उसके माध्यम से ये टैक्स देते थे किसान लोग। समस्त मध्यस्थों के लिए, यानी कि देखिए मध्यस्थ कौन थे, ये मुखिया थे, किसान मुखिया को देता था, मुखिया ले जा करके जो आपके वहाँ के जो मनसबदार का जो सेवक होता था उसको देता होगा, ठीक है। तो जो भी ये मध्यस्थ थे, ये मुखिया हो गया, स्थानीय सरदार, ये सब मध्यस्थ के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है। तो इन्हें जो है क्या कहा जाता था, इन्हें मुग़ल लोग एक ही शब्द यूज करते थे, इनको बोलते थे ज़मींदार, ठीक है। तो इन्हीं को ज़मींदार कहा जाता था। ये जो आपके गांव के मुखिया होते थे, जो स्थानीय सरदार होते थे, यानी कि किसान जिसको टैक्स देते थे, फिर ये मुखिया ले जा करके जो आपके मनसबदार के नौकर लोग होते थे, मुग़ल सम्राट वाले नौकरों को, वहाँ उनको जो है टैक्स देते थे, ठीक है। तो ये लोग इन्हें क्या कहते थे, इन्हें कहते थे ज़मींदार कहते थे, ठीक है। जो लोग ये टैक्स इकट्ठा कर रहे थे बीच में, इनको ज़मींदार कहा जाता था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, तो ये था टोडरमल। ये भी आपको याद रखना है कि अकबर का राजस्व मंत्री या फिर वित्त मंत्री ये कौन था, तो ये था आपका टोडरमल। इसने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमत और कृषि भूमि के सर्वेक्षण के आधार पर क्या किया, इसने 10 साल तक सर्वेक्षण किया कि कितनी पैदावार हो रही है, कितनी कीमत बढ़ रही है
और कृषि की भूमि जो है किस तरह से जो है यूज में लाई जा रही है, इसका सर्वेक्षण किया इसने 10 साल, और उसी के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर जो है निर्धारित कर दिया। ठीक है, तो राजा टोडरमल ने नगद के रूप में जो है राजस्व कर निर्धारित किया था कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा नगद के रूप में। ऐसा नहीं है कि आप जो है जैसे गेहूं आपका पैदा हुआ तो आप गेहूं मुझको दे दो, नहीं, गेहूं नहीं देना है। अब उसके हिसाब से इसने नगद जो है पैसा तय कर दिया कि आपको इतना, अगर आपके पास खेत है तो ये अपने आप से अनुमान लगा देता था कि इतनी जो है आपकी उपज होगी, आपको इतना पैसा हमको नगद में देना है। ठीक है, प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया। प्रत्येक सूबा यानी कि जो प्रांत थे उनको राजस्व मंडलों में बांटा गया, और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। यानी कि राजस्व मंडलों में जो अलग अलग फसलें होती थी, ठीक है ना, अलग अलग, जैसे कि गेहूं होगा तो आपको ये अलग पैसा देना है, चावल के लिए आपका अलग पैसा देना है उतने ही क्षेत्र के लिए। तो हर एक फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई थी। किसने किया था? राजा टोडरमल ने किया था। ठीक है, ये कौन थे? आपके राजस्व मंत्री थे आपके अकबर के। ठीक है, राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। ठीक, तो ये जो आपका नगद निर्धारित कर दिया गया, ठीक है, इसको क्या बोला जाता था? इस व्यवस्था को जब्त व्यवस्था कहा जाता था। राजस्व को आपके नगद के रूप में जो दिया जाता था, इसको जब्त व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। अब देखिए, भूमि का निरीक्षण करेंगे कि आपके पास कितनी भूमि है, तो इसी हिसाब से ये लगा लेते हैं कि इसमें जो है इतना अनाज उत्पन्न होगा, इसी हिसाब से आपको पैसा देना है नगद के रूप में। तो जहाँ पे निरीक्षण कर पाएंगे कि हाँ आपके पास इतनी भूमि है, उसी जगह पे तो ये जब्त प्रणाली लगेगी। जहाँ पे निरीक्षण ही नहीं कर पाएंगे वहाँ पे लगेगी नहीं। तो गुजरात और बंगाल वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर जब्त व्यवस्था लागू नहीं हो पाया, क्योंकि इस जगह पर मुगल अधिकारियों ने जो है भूमि का निरीक्षण नहीं किया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है आपको, गुजरात और बंगाल में जब्त व्यवस्था नहीं लागू थी। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। अब देखिए, आपको दिया गया है अकबरनामा या फिर आईने अकबरी के बारे में। अकबर के दरबारी थे जिनका नाम था अबुल फजल। ठीक है ना, इन्होंने उसके शासनकाल का इतिहास, यानी कि अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 जिल्दों में लिखा, और इसका शीर्षक क्या था, यानी कि इसका टाइटल क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया अकबरनामा। ठीक है, तो अकबरनामा किसने लिखा था ये भी आपको ध्यान रखना है। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। पहली जिल्द में देखिए 3 जिल्दों में लिखा था, ये आपने अभी देखा कि 3 जिल्दों में इसकी रचना की गई थी। तो पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, यानी कि अकबर के कौन कौन से पूर्वज थे उनके बारे में है। दूसरी जो है अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तो जो आपकी दूसरी जिल्द थी उसमें अकबर के शासनकाल में जो है किस तरह की घटनाएं हुई उनका विवरण है। और तीसरी जिल्द जो है जिसका नाम रखा गया है आईने अकबरी। ठीक है, अब आईने अकबरी में क्या है, यहाँ नीचे आपको बताया गया है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, जैसे कि फसल हो गई, पैदावार हो गया, कीमत हो गया, मजदूरी हो गया और राजस्व है, इसका सांख्यिकी विवरण किस में दिया गया था? आईने अकबरी में दिया गया था। ठीक है, पहली में आपके पूर्वज हैं, ठीक है, पहली जिल्द में। दूसरी में आपके अकबर के शासनकाल में जो घटनाएं हैं वो सब चीज़ें हैं। और तीसरे में जो है, तीसरे का नाम आईने अकबरी रखा गया है। तीसरे का नाम आपसे भी पूछा जाता है, तीसरी जिल्द का नाम क्या है? आईने अकबरी रखा गया है। और इसमें विविध प्रकार की चीज़ें, फसल, पैदावार, कीमत किस तरह से निर्धारित होती थी, मजदूरी कैसे दी जाती थी, राजस्व जो है किस तरह से निर्धारित होता था, ये सब चीज़ें जो है आपके आईने अकबरी में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका एक फिगर दिया गया है कि अकबर सम्राट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अबुल फजल से आईने अकबरी इन्होंने लिखा है और ये जो है सम्राट को दे रहे हैं। ठीक है, अबुल फजल अकबरनामा लेते हुए अकबर, तो अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए यहाँ पे फिगर दिया गया है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको वो ऊपर जो दिया गया था अकबरनामा का, तीनों में क्या क्या चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। अबुल फजल की आईने अकबरी के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, तो देखिए आईने अकबरी में आपके फसल, पैदावार, ये सब चीज़ें थी, कीमत और ये सब चीज़ें थी। तो यहाँ पर बताया गया था कि साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था जिन्हें सूबा कहा जाता था। जो आपका पूरा का पूरा एक साम्राज्य था वो आपके सूबों में बटा था, अलग अलग सूबे थे, यानी कि अलग अलग प्रांत थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक सूबों के प्रशासक को सूबेदार कहलाता था। तो देखिए, जो आपका सूबा या फिर प्रांत था तो उस पर जो शासन करता था उसको सूबेदार कहा जाता था। ये राजनैतिक और सैनिक
दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। तो सैनिक सहायता भी देते थे और राजनीतिक कार्य में भी सहायता करते थे। कौन? सूबेदार लोग जो थे, सूबे के जो प्रशासक होते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपका प्रांत का वित्तीय अधिकारी था उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दीवान। ठीक है, प्रांत के वित्तीय अधिकारी को दीवान, सूबे पर शासन करने वाले को सूबेदार। ओके, अगला हमारा है कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदारों को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था। कानून और व्यवस्था बनाएंगे कौन? सूबेदार सूबे में बनाएंगे। और कौन कौन से अफसर इनका सहयोग करेंगे? तो ये आपके बख्शी, सैनिक वेतनाधिकारी, सैनिक भी होंगे। ठीक है ना। सदर, सदर कौन थे? तो धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, यानी कि जो आपके धर्म से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं, जो धार्मिक कार्य किए जाते हैं, उनका जो मंत्री था वो कौन था? सदर कहलाता था। सैनिक जो होते थे उनको बख्शी कहा जाता था। इसके अलावा सेना नायक जो होते थे उनको फौजदार कहा जाता था। ठीक है, पूरे सेना का सेना नायक आपका फौजदार कहलाता था। और नगर का जो पुलिस अधिकारी होता था उसको बोलते थे कोतवाल। ठीक है, तो नगर में एक पुलिस अधिकारी भी हुआ करता था तो उसको कोतवाल कहा जाता था। तो ये सारे चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बख्शी कौन था, सदर कौन था, फौजदार कौन था और कोतवाल कौन था। ये सब क्या करते थे? सूबेदार की सहायता करते थे, जो है सूबे में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तब उसने सभी धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की और ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। देखिए, इबादत खाना एक बनाया गया था, ठीक है ना, और वहाँ पर सभी धर्म के लोग जो थे वो एक साथ धर्म के मामलों पर चर्चा करते थे। और यहाँ से जो है अकबर को पता चला कि जो एक ही धर्म को जो है आगे बढ़ाने की बात करता है, दूसरे धर्म को सपोर्ट नहीं करता, उसको जो है वो आपका कट्टर कहलाता है। ठीक है ना, कट्टर कहलाता है, वो अपने धर्म के प्रति कट्टर होता है। तो इन चर्चाओं के अनुभव के आधार पर अकबर ने सुलह एक कुल, यानी कि सर्वत्र शांति का विचार जो है, एक शांति का विचार दिया जिसको सुलह कुल कहा गया। ठीक है, सुलह कुल जो है उनका विचार जो है किसके द्वारा? अकबर के द्वारा लाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी सहिष्णुता की भावना थी, यानी कि सभी धर्मों के प्रति जो है समान भाव। ठीक है, तो ये जो आपकी सहिष्णुता की सुलह कुल वाली भावना थी, ये सभी धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, जब बल्कि इसका केंद्र बिंदु थी। ठीक है, इसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। ये जो आपका सुलह कुल निकल के आया था सभी धर्मों के साथ बात करने के बाद, इसका जो उद्देश्य था ये सच्चाई, न्याय और शांति जो है था। ठीक है, शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। तो शासन का यह सिद्धांत यानी कि सुलह कुल वाला जो सिद्धांत था, इसको जहांगीर ने भी अपनाया और आपके शाहजहां ने भी इसको अपनाया था। ठीक, तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जहाँ पे सम्राट अकबर जो है ये क्या कर रहे हैं? अलग अलग जो धर्म के धर्मानुयायी हैं, ठीक है, इन सब के साथ क्या कर रहे हैं? ये चर्चा कर रहे हैं कि सब लोग जो है अपने अपने धर्म के बारे में बताइए, ताकि जो है उससे कुछ नया चीज़ निकल सके। और ये जो आपका सुलह कुल है, इसको जो है आगे बढ़ाने में जो आपका अबुल फजल थे, ठीक है ना, इन्होंने जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अबुल फजल ने भी अकबर के समय में सुलह कुल को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कराए। तो देखिए, ये आपको ध्यान रखना है, संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कार्य किसने कराया था? तो अकबर ने कराया। और इसके लिए जो है उसने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना, यानी कि जिसको आप अनुवाद ब्यूरो कह सकते हो, उसकी स्थापना की। अब देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि मकतब खाने का निर्माण क्यों कराया गया था? तो ग्रंथों का जो है, संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करने के लिए, ठीक है, अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन विभाग एक जिसने बनाया था, जिसका नाम था मकतब खाना। ठीक है, यानी अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। इसने जो है महाभारत का, रामायण का, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद करवाया था। किस भाषा में? फारसी भाषा में। और इसमें से एक आपका दिया गया है कि रज़्मनामा। रज़्मनामा जो है ये महाभारत का फारसी में अनुवाद है। ठीक है, तो महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया है उसका नाम क्या रखा गया है? रज़्मनामा रखा गया है। ओके, इसमें जो है महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन किया गया है। ठीक, तो ये फारसी में अनुवाद किया गया है महाभारत का, जिसका नाम क्या रखा गया है? रज़्मनामा। इसके अलावा रामायण, महाभारत और आपका लीलावती, योग वशिष्ठ, इन सब का भी जो है संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया था। अब अन्यत्र में जो है थोड़े और पॉइंट्स दिए गए हैं, ये आपके लास्ट के पॉइंट्स हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप लिख दीजिएगा कमेंट में अन्यत्र, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ तक कौन कौन देख रहा है। अभी तक तो यहाँ पे सारे लोग भाग गए होंगे।
ऑटोमन तुर्की साम्राज्य के सुल्तान सुलेमान थे। ठीक है, देखिए ऑटोमन साम्राज्य एक था, ठीक है, तुर्की साम्राज्य था ऑटोमन, इसका जो सुल्तान था उसका नाम क्या था, सुलेमान। ठीक है, 1520 से 1566 तक ये था। तो ऑटोमन तुर्की साम्राज्य का सुल्तान कौन था, सुलेमान था। उसके राज में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। ठीक है, तो यूरोप के भी कई देशों को जो है इसने जीता था, किसने, सुलेमान ने, जो आपकी ऑटोमन साम्राज्य का शासक था। ठीक है, इसने यूरोप के भी कई राज्यों को जीता था। सम्राट को अल कानूनी यानी कि विधि निर्माता का खिताब दिया गया। तो ये भी आप ध्यान रखना कि ऑटोमन तुर्की साम्राज्य का जो शासक था सुल्तान सुलेमान को अल कानूनी यानी कि विधि निर्माता का खिताब दिया गया था। तो विधि निर्माता का खिताब किसे दिया गया, तो ये सुल्तान सुलेमान को दिया गया था, क्योंकि इसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। ठीक है, इसीलिए अकबर के अन्य समकालीन शासकों में, अकबर के जो अन्य समकालीन शासक थे, एक तो आपका ये समकालीन शासक था सुल्तान सुलेमान। ठीक है, उसके अलावा देखिए इंग्लैंड की जो रानी थी, रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की शासक थी, 1558 से 1603 तक ये रहीं। ईरान का सफ़ाविद शासक शाह अब्बास भी अकबर के समकालीन था। ठीक है, और इससे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक ज़ार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच, ठीक है ना, इसको इवान द टेरिबल के नाम से जाना जाता था। काफ़ी जो है क्रूर शासक था ये, रूस का जो शासक था ज़ार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच। ठीक है, इसको इवान द टेरिबल के नाम से जाना जाता था। ये आपका रूस का शासक था। इसके अलावा शाह अब्बास, रानी एलिजाबेथ भी अकबर के समकालीन थी, यानी कि अकबर जिस समय शासन कर रहा था तो ये आपके इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ, ईरान में शाह अब्बास और आपके रूस में ज़ार इवान चतुर्थ जो है ये शासन कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा जो है साम्राज्य का निर्माण था। उम्मीद करता हूँ कि पूरा साम्राज्य आपने देखा होगा। अगर आपने पूरा साम्राज्य देख लिया तो अब आप जो है अन्यत्र के बाद साम्राज्य को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि हमने जो है साम्राज्य पूरा कर लिया। आप केवल साम्राज्य कमेंट करना, मुझे पता चल जाएगा आपने पूरा देख लिया। इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर देंगे। जो सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियो आपने पूरा देख लिया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक भी करेंगे, और कमेंट आपको क्या करना है आपको मैंने बता दिया कि आप इसको कमेंट करिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि आपने कुछ ज़रूर नया सीखा होगा।